हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 25 दिसंबर पे पहुंच चुके हैं और 7 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप में से कुछ लोगों की तैयारी बहुत बेहतर होगी और कुछ लोग अभी अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बिजी होने के कारण सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से ना एक शॉर्ट कोर्स चला लेते हैं या कहें क्रैश कोर्स, जो आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप जिन लोगों ने अभी तक ये इरादा भी नहीं बनाया कि हमें एग्जाम देना है, उनके लिए ये तैयारी काफी बेनिफिशियल हो जाए। तो सबसे पहले तैयारी का एक मूल मंत्र होता है कि हम सिलेबस को जरूर जान लें। तो वही सिलेबस डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हमें पहले किसको कवर करना है, बाद में किसको कवर करना है, वो बाकी की वीडियोस में देखेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या है। टोटल जो यूनिट है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो 10 यूनिट दिए गए हैं यूजीसी की तरफ से, जिनमें सबसे पहली जो यूनिट है ये बात करेगी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप सब लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को जानते हैं या हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में एक अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सामने वाले का जानते हैं। वही बात क्या है, अप्लाई होती है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत को लेकर के। तो पहली यूनिट बात कर रही है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है इसको समझना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का नेचर क्या रहेगा, इसका जो स्कोप है वो क्या रहेगा और सिग्निफिकेंस क्या रहेगी। देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू मैनेज द एक्टिविटीज, टू लुक आफ्टर द एक्टिविटीज, और इसके साथ साथ में जो पब्लिक वर्ड है वो एक एडजेक्टिव लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, जहां पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि वो प्रशासन जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, या सरकारी प्रशासन या लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या रहेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को लोगों, बहुत सारे जो हमारे थिंकर्स रहे उनके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को लेकर थिंकर्स के अलग अलग जो मत रहे थे वो थे। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, कुछ लोगों का कहना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है। हमें समझना होगा इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका उद्भव या इसकी शुरुआत किस तरह से होती है। तो शुरुआत हुई है किससे, 1887 में वुड्रो विल्सन के आर्टिकल के साथ में, जब वुड्रो विल्सन ने लिखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जहां पर पॉलिटिकल साइंस जुड़ा हुआ है किसके साथ में, पॉलिसी फॉर्मेशन के साथ, वहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा है पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के साथ। तो आप इस इवोल्यूशन के अंदर समझेंगे प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि आज तक सब्जेक्ट की क्या स्थिति है। तो 1887 से 1926 का एक फेज आता है, देन फाइनली आप 2024 में आज सब्जेक्ट कहां पर स्टैंड करता है इसको हम समझेंगे, जहां पर हम बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब कहां आ चुका है, एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ आ चुका है। क्योंकि अब गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि आप हर काम खुद मत कीजिए, गवर्नमेंट से कहा गया कि गवर्नमेंट कहती है कि अब हमें कामों को कराना होगा। गवर्नमेंट अब फैसिलिटेटर की एक रोल प्ले में आ चुकी है, फैसिलिटेटर की भूमिका में आ चुकी है। हमें साथ ही समझना होगा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी क्या रहा था, यानी कि राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन, जिसका आधार ही जो बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन का आधार। तो यहाँ पर वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, गुडनव ने क्या कहा, और बाद में आने वाले थिंकर्स ने अपने मत किस तरह से रखे। ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को समझेंगे। देखिए 90s यानी कि 1990 का दशक एक ऐसा दशक रहा था जब पूरे वर्ल्ड ओवर, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग सुधार हो रहे थे, चाहे वो यूएसए में रोनाल्ड रीगन के द्वारा किए जा रहे सुधार हो, या यूके में मार्गरेट थैचर, और इंडिया में आप क्या देखते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो आप इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि आरंभ से लेकर के वर्तमान तक में सब्जेक्ट के विचारधाराएं कैसे कैसे बदलती रही हैं, इसको हम इंट्रोडक्शन के अंदर समझेंगे।
इसी के अंदर आपका एक सेकेंड फेज भी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि लूथर गुलिक जैसे कुछ थिंकर्स थे जिनका कहना था कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वहां पर क्या है, पोस्ट कॉर्प जैसी एक्टिविटीज क्या है, मैंडेटरी है, वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं। यहाँ पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्लानिंग चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक है, वो करेगा ही करेगा। हर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो मैन मनी और मटेरियल से बनती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर, उनके आधार पर ही बनती है। जैसे प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्शन होगा, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी रहता है। तो इसी इंट्रोडक्शन के अंदर आप प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। क्या सिद्धांत है, वो क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, काम का विभाजन होना चाहिए, कार्य का विभाजन होना चाहिए, किसके बीच में, जो भी व्यक्ति किसी भी संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। क्यों होना चाहिए, ताकि हम कार्य को बेहतर तरीके से कर सके, एफिशिएंसी और जो रहेगा इफेक्टिवनेस को ला सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए हमें क्या जरूरी हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी है। साथ ही हायरार्की यानी कि सीनियर जूनियर का, पद सोपान का जो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, जब भी संगठन होगा तो वहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग संगठन के सदस्य बनते हैं, उनमें मतभेद भी हो सकते हैं। तो क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या जरूरी हो जाता है कि उनके अंदर उन जो विभिन्न विचारधारा के सदस्य हैं उनमें समन्वय स्थापित करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट, इसी तरह के लगभग 10 प्रिंसिपल आ जाते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के सिद्धांत बनते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन मेकिंग, जिसको साइमन ने दिया। डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का ब्लड स्ट्रीम है, वही हर चीज को, जितने भी ये प्रिंसिपल है उन सब के लिए। नेक्स्ट आता है सेकंड यूनिट के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, यानी कि जो प्रशासनिक या विचार है, विचारक रहे उनके बारे में जानेंगे। ये विचारक कौन रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि इंडियन थिंकर्स भी रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर्स भी रहे हैं। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ होती है, यूएसए में होती है। तो इस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न थिंकर्स का रहा, चाहे वो क्लासिकल थिंकर रहे जैसे कि टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का नाम, दूसरा फियोल और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो वाकिफ ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लूथर गुलिक भी एक, लूथर गुलिक और उर्विक, ये लोग भी क्या रहे हैं, क्लासिकल थिंकर्स रहे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट था उसकी सेकेंड स्टेज 1927 से 37 और थर्ड स्टेज, इनमें क्या रहा है कि अलग अलग विचारधाराएं आई। जैसे पहले कहा गया क्लासिकल थिंकर्स यानी कि जो शास्त्रीय सिद्धांत था, उन लोगों की अप्रोच क्या हुआ करती थी, उन लोगों का कहना था कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ आपको क्या लेकर के आना है, इफेक्टिवनेस, यानी कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए, तभी संगठन सरवाइव करेगा। तो उसके बाद में कुछ विचारक आए, उनका कहना था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि मानवीय विचारधारा, क्योंकि जो मनुष्य है वो कोई रोबोट नहीं है, वो रोबोट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है जिसकी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के चलना है। नेक्स्ट फेज इसमें आ जाता है बिहेवियरल, जो थिंकर्स रहे उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। बिहेवियरल के बाद में कुछ और थिंकर्स आ जाते हैं जो मोटिवेशन की तरफ बात कर रहे थे, जैसे कि अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग और डगलस मैकग्रेगर। जो थ्योरीज देते हैं, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई थ्योरी रही। हालांकि मैं इन सारे जो थिंकर्स हैं इनकी हर थिंकर के ऊपर डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहां पर हम क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि अगेन हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रशासन के उद्भव की। अब इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है एंशिएंट पीरियड से ही, यानी कि जो प्राचीन भारत रहा है वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। जब क्या हुआ है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। तो एंशिएंट पीरियड यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, मुगल पीरियड के बारे में जानेंगे, ब्रिटिश पीरियड के बारे में जानेंगे।
और क्या रहा है, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो इन्हीं तीनों एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर क्या बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो वो इस यूनिट के अंदर हम इन चीजों को समझेंगे। फिर साथ ही हम समझने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, उनकी पावर्स को समझेंगे, उनके इलेक्शन के मेथड को समझेंगे, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर के बारे में जानेंगे, इनके फंक्शंस को देखते हैं। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इनके बारे में जानेंगे। इनके इन पॉलिसी फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करने वाली ये एजेंसीज हैं। इलेक्शन कमीशन, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है इंडिया में। डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है इलेक्शन, उसको फ्री और फेयर मैनर में कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की। इसी तरह से यहाँ पर हम प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एनडीसी सभी के बारे में इस यूनिट में जानने वाले हैं। और मुझे लगता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, क्योंकि यहां से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हमारे बनते हैं। ठीक है, फोर्थ यूनिट बात करती है स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए इंडिया में क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, जहां पर सेंटर, स्टेट और हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर सेंटर पे है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर स्टेट पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कि अगर सेंटर पे प्रेसिडेंट है तो स्टेट पे आप गवर्नर देखते हैं, सेंटर पे पीएम है तो स्टेट पे आप सीएम देखते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग है। तो हम क्या है कि पावर को, क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे असली भारत गांवों में बसता है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर हम तीनों लेवल पे स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, किस तरह से पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, किस तरह से पॉलिसी एग्जीक्यूट की जाती है और पीपल वेलफेयर को इंश्योर किया जाता है। तो ये आप फोर्थ यूनिट में समझने वाले हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है केवल, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया गया है। गवर्नर के रोल और फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल एंड फंक्शन, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टोरेट एंड कमिश्नरेट सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट काम करते हैं। तो हम फोर्थ यूनिट में समझने वाले हैं स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरह से काम करती है। फिफ्थ यूनिट बात करती है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डेवलप्ड नेशन का कंपैरिजन डेवलपिंग नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। साथ ही साथ हम इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं रिग्स, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंपैरिजन है किसके साथ में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यूके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में और जापान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो फिफ्थ यूनिट के अंदर हम इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। क्या अप्रोचेज रही, मेथड क्या रहे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियरल स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं कि जो हम एक सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ रहे थे डिफरेंट थिंकर्स की अप्रोच को, वो हम वापस से फिफ्थ यूनिट में उन सबको अप्लाई करने वाले हैं। सिक्स्थ यूनिट बात कर रही है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम समझने वाले हैं जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही हैं सिंस इंडिपेंडेंस, उसको समझेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या रोल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी से लेकर के हम जो अब एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि हम किस तरफ चले गए हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं। हालांकि हमने अपना जो ओरिजिनल फैब्रिक था वेलफेयर का उसको नहीं खोया है कहीं पर भी। तो हमें क्या देखना है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और पब्लिक वेलफेयर को किस तरह से
सर्वोपरि रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस समझने वाले हैं। गवर्नमेंट इन बिजनेस यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पब्लिक एंटरप्राइजेस आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे पीएसयू का नाम आपने सुना होगा, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जहां पर सरकार एक बजट लेकर के आती है। जो बजट है वो जनरली कब होता है? फरवरी मंथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे चाहे वो रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनको समझेंगे। बजट किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है मनी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एक ब्लड स्ट्रीम होती है। तो बजट को समझने, बजट का पर्पस क्या है, कितने टाइप के बजट होते हैं, हम लाइन आइटम बजट से लेकर के जीरो बेस्ड बजट या जेंडर बजटिंग की तरफ के क्यों आए, किस तरह से आए, वो सारी चीजें यहाँ पर समझी जाएंगी। लेजिस्लेटिव का रोल क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या रहेगा, पार्लियामेंट किस तरह से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है बजट के थ्रू, और हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाते हैं। तो वो इस यूनिट के अंदर हमें समझना होगा। नेक्स्ट यूनिट हमारी आएगी 7th यूनिट, जिसमें बात की जाएगी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सामाजिक जो कल्याण का प्रशासन है, प्रशासन का उद्देश्य ही कल्याण है। तो यहां आप समझेंगे एनजीओ का रोल क्या रह सकता है, किस चीज में? इक्विटी को, इंक्लूसिवनेस को मेंटेन करने के लिए एनजीओ का रोल क्या है, सिविल सोसाइटीज का रोल क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका रोल क्या रहेगा, और ये किसके लिए पॉलिसीज जनरली गवर्नमेंट बनाती है? जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग रहेंगे उनके लिए बनाएगी, एससी के, एसटी के, ओबीसी के लिए, क्योंकि अलग अलग कमीशंस भी बनाए गए हैं। तो क्योंकि हमने बात की है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, और इंक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति रह ना जाए, हर व्यक्ति को क्या है, हमें अगर सरकार की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो उनमें सभी लोग शामिल हो, जैसा कि आर्टिकल 16 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है कि एनजीओ जैसी एजेंसीज जो गवर्नमेंट के ही एम्बिट में रह करके काम करते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करते हैं अम्ब्रेला फॉर्म के अंदर। साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट को भी समझेंगे। ये डिजास्टर दो तरह के हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं और क्या रहेगा, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो हर तरह के डिजास्टर को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर किस तरह से एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए अथॉरिटीज काम कर रही हैं। 7th यूनिट पब्लिक पॉलिसी की बात करेगी। पब्लिक पॉलिसी जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, यानी कि सरकारी नीतियां। अब जो सरकारी नीतियां हैं इनका नेचर क्या रहेगा, इनका जो स्कोप है क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस तो क्या है, सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए है। एजुकेशन के लिए आपने देखा सर्व शिक्षा अभियान, वैसे ही आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो सोसाइटी का शायद ही कोई एक ऐसा सेक्शन हो जिसके लिए सरकार नीतियां नहीं बना रही हैं। तो पब्लिक पॉलिसी में प्रोसेस क्या रहेगा, लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, और जो इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं हेरोल्ड लॉसवेल, चार्ल्स लिंडब्लॉम और हेजेल ड्रोर, इनका क्या रोल रहेगा, जिन्होंने किस किस तरह के मॉडल दिए हैं, वो हम इस 7th यूनिट के अंदर समझने वाले हैं। सेकेंड लास्ट जो हमारी यूनिट है 9th यूनिट, सॉरी वो 8th यूनिट थी, तो सेकेंड लास्ट हमारी यूनिट है 9th यूनिट। इसमें हम गवर्नेंस के बारे में समझेंगे, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। अब क्या गुड गवर्नेंस क्या होती है, जहां पर आप करप्शन फ्री सोसाइटी को देखते हैं। अब सोसाइटी को करप्शन फ्री बनाने के लिए हमने क्या लाया, गवर्नमेंट को करप्शन फ्री बनाने के लिए किस तरह के मॉडल, आरटीआई जैसी चीजें लाई गई हैं। तो हम यहां पर फिर से देखेंगे कि ई गवर्नमेंट क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, साथ ही आरटीआई एक्ट किस तरह से इसको एम्पावर करता है, और नेशनल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसके देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सिटीजन चार्टर के बारे में आपको इस यूनिट में जानना होगा। साथ ही साथ हमें आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, उसको आप किस चीज में, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। तो ये सब हम किसके अंदर जानने वाले हैं, सेकेंड लास्ट जो हमारी यूनिट रही थी गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। लास्ट यूनिट है यहाँ पर 10th यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी।
ये जो यूनिट है इसको आप लोग डेली अपने अपने लेवल पे कवर कर रहे होंगे। मैं आपको टोटल 1 to 9th यूनिट कंप्लीट कराऊंगी, जिससे कि आप जल्दी से अपने सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, तो अभी हमारे पास में दिन भी 10 से 11 दिन ही बचते हैं और यूनिट भी हमारी उतनी है। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर रोज एक यूनिट को कवर करने वाले हैं। डेली आपको हर एक यूनिट को कवर कराया जाएगा और लास्ट में उसके 10 से 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।